तो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो देखते हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। हमने तो पढ़ा था कि फ्रिक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं कहाँ से आ गया ये। मान लीजिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखी गई है। इस ब्लॉक को राइट साइड में फोर्स F से खींचा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस ब्लॉक पर राइट साइड में एक फोर्स F लगाया तो ब्लॉक स्लाइड तो नहीं कर रही है, लेकिन ये ब्लॉक उस कंडीशन में आ गई ना। देखो हमने क्या किया, शुरू में कम ही फोर्स लगाया था इस ब्लॉक पर, शुरू में कम ही फोर्स लगाया था। तो हमने देखा ये अच्छा ठीक है। उसके पहले एक बात समझो, फोर्स लगाने से पहले ये ब्लॉक इस ग्राउंड पर प्रेजेंट है। तो जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, जब तक ये ब्लॉक ग्राउंड पर रेस्ट में है, तब तक इस ब्लॉक और ग्राउंड के सरफेसेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना, उस फ्रिक्शन को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रेस्ट में है, तब तक इनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में किसी फोर्स F से खींच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, फिर फोर्स अपने बढ़ाते गए, ठीक है। और ये ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा है। हम अपनी फोर्स बढ़ाते गए, लेकिन ये ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा है। ओके, अब हमने अपनी फोर्स बढ़ा करके कितना कर दिया था, F कर दिया। और इस F फोर्स पर भी ये बॉडी स्लाइड तो नहीं कर रही है, लेकिन स्लाइड करने के पोजीशन में आ गई है। हमने शुरू में 0 फोर्स लगाया, फिर अपनी फोर्स बढ़ाते गए और हम अपनी फोर्स कहां तक बढ़ाए, तो F तक बढ़ाए। और F फोर्स पर हम देख रहे हैं क्या कि ये ब्लॉक स्लाइड तो नहीं कर रही है ग्राउंड पर, लेकिन उस पोजीशन में आ गई है ना कि ये जस्ट अब स्लाइड ही कर जाएगी। अगर इस F से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स बढ़ाया गया ना, इस F को थोड़ा सा भी बढ़ाया गया ना, तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगी। मतलब ये ब्लॉक स्लाइड तो नहीं कर रही है, बट उस पोजीशन में है कि अब ये जस्ट स्लाइड ही कर जाएगी, ठीक है जी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये ब्लॉक अभी ग्राउंड पर रेस्ट में है ना, इसलिए इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। लेकिन जब ये बॉडी उस कंडीशन पहुंच जाती है ना कि ये बॉडी इस सरफेस पर स्लाइड तो नहीं कर रही है, लेकिन जस्ट स्लाइड करने ही वाली है, तो वैसे कंडीशन में इनका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, इनका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इनके सरफेसेस के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। और उसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कल तुमने देखा था ना, F क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो जैसे जैसे ये अप्लाइड फोर्स बढ़ते चली जाती थी ना, वैसे वैसे इनकी फ्रिक्शनल फोर्स इधर, इस पर किधर लाएगा, इधर लाएगा ना। ये स्मॉल F है, ये कैपिटल F है। चलो अच्छे से मैं थोड़ा स्मॉल F लिख दे रहा हूं। ये स्मॉल F है और ये कैपिटल F है। ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन FS। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा। और जब फोर्स बढ़ करके उस कंडीशन पहुंच गया जहां पर ये बॉडी स्लाइड तो नहीं कर रही है, बट स्लाइड करने ही वाली है ना, ऐसे कंडीशन में इनका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है ना, तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई दूसरा नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, व्हिच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी is in position to just slide over another body then the static friction
द स्टैटिक फ्रिक्शन between their surfaces is called is called is maximum becomes maximum कर दो surfaces becomes maximum which is called limiting friction क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जहाँ पर एफ एस क्या था तो स्टैटिक फ्रिक्शन था, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना, बस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम लिखेंगे एफ एस की जगह पे लिख देंगे एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है जी। और अब चाहो तो इस फॉर्मूला को कोई बहुत लोग ऐसे भी लिखता है, देखो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ मैक्सिमम मतलब ये क्या है, म्यू एस इंटू एन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना तो इसी मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने इसी को ऐसे लिख दिया एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर एफ एल क्या है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू एस आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and n is the normal force, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार्ट है और एक कार्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है और हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है और ये कार्ट है ना, ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और एक्सेलरेशन एक क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कार्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रही है और इस कार्ट के ऊपर ये ब्लॉक रखी हुई है। तो कह रहा है कि बताइए इस ब्लॉक और कार्ट के बीच फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा जब ये ब्लॉक इस कार्ट के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। तो बताइए इस ब्लॉक और कार्ट के बीच फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। चलिए फाइंड करते हैं। जब एक कार्ट मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए, तो इस ब्लॉक पर पीछे की साइड एक सूडो फोर्स लगेगी और कितना लगेगी तो एम इंटू ए। जब ब्लॉक एक कार्ट राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी ना तो इस ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगी और वो कितना लगेगी तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ठीक है, अब जब इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगी ना तो ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा, स्लिप करे या ना करे बात की बात है। लेकिन जब इस ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो ब्लॉक क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा। तो जैसे ही ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है ना तो इधर राइट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो जाएगी। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट में ये बोल रहा है, फर्स्ट पे क्या बोल रहा है कि बताइए ब्लॉक और कार्ट के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा जब ये ब्लॉक इस कार्ट के ऊपर स्लाइड नहीं करता है। और जानते हैं जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रेस्ट कंडीशन में होता है, स्लाइड नहीं करता है, तो उनके सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना उसको क्या बोलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये ब्लॉक इन पर रेस्ट में रहेगा ना
भले ही स्लाइड करना चाह रही है लेकिन स्लाइड कर तो नहीं रही है ना। तो जब तक ये ब्लॉक इस कार्ड पर रेस्ट में है तो इनके सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन जो होगी ना उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस। हमने इसको एफएस से डिनोट कर दिया है और कार्ड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो जब तक, अच्छा एफएस क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते चली जाती है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स घटते चला जाता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी घटते चली जाती है। जब तक बॉडी स्लाइड नहीं करे ना तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अच्छा, इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स लग रही है वो कौन सा फोर्स है? तो सूडो फोर्स है ना। इस ब्लॉक पर जो एक ही तो फोर्स लग रही है, कौन सा? सूडो फोर्स लग रही है, और उसी सूडो फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स एज्यूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब तक ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है तब तक हम बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू सूडो फोर्स। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट में सोल्व कर रहा हूं, इफ ब्लॉक do not slides, then जब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगी तो मैं लिखूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस इज इक्वल टू सूडो फोर्स एम ए, और सूडो फोर्स यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का काम कर रही है क्योंकि इस फोर्स के अलावा इस ब्लॉक पर कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही है। एफएस बराबर क्या होता है अब जानते हो, म्यू की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन ही निकालनी है, ये फ्रिक्शन ही निकालनी है ना तुमको। एम क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक, जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है तो 30 kg है, तो मैं लिखूंगा 30। ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2। इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू कितने आ गई? 60। अच्छा, इसके यूनिट क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तूने निकाल दिया, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर आ गया 60। इसका यूनिट क्या होगा बताओ? तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। कैसे न्यूटन होगा? मैंने कल ही बताया था कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चाहे जो भी फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, एवरीथिंग, कोई भी फोर्स हो, उनका यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 60 न्यूटन हो जाएगी। तो नेक्स्ट, चलो मैं इधर सोल्व करता हूँ, सेकेंड में इधर सोल्व कर रहा हूँ। सेकेंड में क्या कर रहा है? इफ द ब्लॉक स्लाइड्स बैक ऑन द कार्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये ब्लॉक स्लाइड करने लगती है ना पीछे की तरफ, तो बताइए स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, ये ब्लॉक कब स्लाइड करेगी? जब ये एम ए ज्यादा हो जाएगा और एफएस कम हो जाएगा। जब तक एफएस और एम ए बराबर होंगे ना तब तक ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगी, लेकिन जैसे ही एम ए ज्यादा हो जाएगा और एफएस कम हो जाएगा तो ये ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगी। तो ये स्लाइड कब करेगी? जब, तो मैं लिख दूं द ब्लॉक विल स्लाइड, द ब्लॉक विल स्लाइड व्हेन, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स दैट इज सूडो फोर्स एम ए से कम होगा। ठीक है ना, यही कंडीशन है। जब तक एफ एस एम ए के बराबर होगा ना तब तक ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगी। जब एफ एस का वैल्यू एम ए से कम होगी तभी ये ब्लॉक इस पर स्लाइड करेगा। तो एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, जो शुड बी लेस देन एम ए। यहां से मैं लिखूंगा म्यू एस एन बराबर क्या है? नॉर्मल फोर्स है ना एन, तो मैं लिखूंगा नॉर्मल फोर्स एन बराबर एम जी। एम जी कैसे लिखेंगे? देखो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, तो ये कार्ड भी इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स एन बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स एन बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। नॉर्मल फोर्स एन बराबर कितनी आ गई? एम जी, जो कि शुड भी लेस देन होना चाहिए एम ए। तो म्यू एस एम जी का वैल्यू एम ए से छोटा होना चाहिए। बाकी मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, देखो देख लेना इधर, बाकी मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। एम से एम से तो एम कट जाएगा ना, एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा म्यू एस जी इजिकल टू ए, यहाँ से मैं लिख दूंगा म्यू एस इजिकल टू ए अपॉन में जी। क्वेश्चन में ए यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में जी। जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं।
तो इक्वल नहीं, इक्वल का साइन गलत हो जाएगा ना, लेस देन का साइन होगा, लेस देन का साइन हो जाएगा ना। तो म्यू एस का वैल्यू, इसलिए म्यू एस का वैल्यू जो हो जाएगा ना, म्यू एस का वैल्यू शुड बी लेस देन 0.2। म्यू एस का वैल्यू 0.2 से कम होना चाहिए। तो जब म्यू एस का वैल्यू 0.2 से कम होगा ना, तब ये ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो क्या कि यहाँ पर म्यू एस क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी? हमने तो इसका यूनिट नहीं लिखा है, बस म्यू एस इज लेस देन 0.2 लिख दिया है मैंने। इसका यूनिट कुछ होना चाहिए ना भाई, फिजिकल क्वांटिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कुछ तो यूनिट होनी चाहिए ना। तो बता सकते हैं इसका यूनिट क्या होती है, बोलो। तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हमने कल ही बताया था आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, सो इनका यूनिट नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, देन फाइंड नंबर 1 द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल, नंबर 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो, मैं आपको अभी इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ताकि आप ये देख लो कि क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच किया जाता है ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना जी, हम अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, PYQ भी करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोई ब्लॉक है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास स्मॉल में, हालांकि इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 400 ग्राम, तो हम अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास स्मॉल है। और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस ब्लॉक पर ना एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, हम मान लेते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स F है। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। तो कह रहा है बताइए इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। नंबर 1 में पूछ रहा है कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और नंबर 2 में पूछ रहा है कि इस एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर एफ क्या है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है जी, तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होंगे ना। इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा, और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस फोर्स का हमने दोनों कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। ठीक है जी, बस इतनी फोर्स लग रही है। अब तुम ध्यान से सुनो, एफ क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गए वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है, तो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वो बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एक नॉर्मल फोर्स की तरह एक्ट करता है, और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वो एक्ट करता है एज ए फ्रिक्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एफ का वर्टिकल कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, तो एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर क्या काम करेगा, तो नॉर्मल फोर्स का काम करेगा। और यहाँ पर एफ कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर एफ साइन थीटा क्या काम करेगा, तो एफ साइन थीटा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का काम करेगा। एफ साइन थीटा यहाँ पर फ्रिक्शन का काम करेगा। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पहला में मुझे थीटा पूछ रहा है ना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, तो 3 न्यूटन। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किसको हम बोल रहे हैं, तो एफ साइन थीटा को। एफ साइन थीटा बराबर कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। ये हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से लिखा। क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है 3 न्यूटन, और हमने अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 न्यूटन। यहां से मैं लिखूंगा, चलो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। दूसरा, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वो किस तरह एक्ट करता है, तो नॉर्मल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स आएगी, हो जाएगी ना। तो मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा बराबर क्या लिखूंगा, ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, ठीक है ना। तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, एम जी लग जाएगी। अब ये मत बोल रहा है कि एम जी यहां पर लग रही है और ये इधर लग रही है, यहां पर लग रही है, सारे पॉइंट मास पर लग रहा है ना, सारे मान के चलो तुम सेंटर पर लग रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पर लग रहा है, पॉइंट मास पर लग रहा है। यदि ये ऑब्जेक्ट इनफॉर्म है ना, तो इनका पॉइंट मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर होगा। तो सारे फोर्स सेंटर पर लग रहे हैं, एम जी सेंटर पर नीचे की तरफ लग रही है, एफ कॉस थीटा इसके सेंटर पर ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है ना। सारे एक एक पॉइंट पर लग रहे हैं, एफ कॉस थीटा और एम जी, क्योंकि उस पॉइंट पर एम जी नीचे की तरफ लग रही है और उस पॉइंट पर एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रही है, इसलिए मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू जी। यहां से मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम का वैल्यू दे रखा है क्या, मास ऑफ द ब्लॉक, यस 400 ग्राम, 400 ग्राम। इसको मैं क्या कर दूंगा, ग्राम को केजी में चेंज कर दूंगा, तो 1000 डिवाइड कर दूंगा इंटू जी, जी का वैल्यू है 10, यहाँ से 3 जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा बराबर कितनी आ जाएगी, एफ कॉस थीटा बराबर आ जाएगी तो 4 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो एक में से 2 को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाए, एफ साइन थीटा अपॉन में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4, एफ सेप चला जाएगा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितनी आ गई, 3 अपॉन में 4। अब मैं तुमसे पूछूं tan थीटा बराबर इतनी है, तो थीटा का वैल्यू, तुमको तो थीटा का वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो थीटा का वैल्यू तुम बता सकते हो। चलो मैं किधर, इसको नोट कीजिए, मैं थीटा का वैल्यू बता रहा हूं। तो tan थीटा का वैल्यू कितनी आई थी अपन, tan थीटा बराबर कितनी आ गई थी, तो 3 अपॉन में 4 आई थी। मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ये क्या है 90 डिग्री और ये है थीटा, ठीक है जी। बात करूँ मैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, और जिसके साथ एंगल बन रही है वो क्या होता है, बेस होता है। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कितने आया तुम्हारी, 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी ना। tan थीटा बराबर आया है 3 अपॉन 4, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 और बेस का 4, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये वाला हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां से आप निकाल दीजिए थीटा बराबर, निकाल सकते हैं ना, थीटा बराबर बताओ कितना। देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, या फिर ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ठीक है, कोई भी हो, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, तो भी ये 5 ही होगा। और यदि तुम इसको 3 ले लेते हो किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात नहीं करो, दूसरे क्वेश्चन में इसको 3 ले लेते हो और इसको 4 ले लेते हो ना, तो भी ये 5 ही आएगा। तो 3 ये रहे चाहे ये रहे, उससे कोई मतलब है। अब तुम ट्रिक ध्यान से सुनो, 5 और 3 के बीच हमेशा 53 डिग्री का एंगल बनता है, 5 और 3 के बीच हमेशा 53 डिग्री का एंगल बनता है, और ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है नहीं। इतना बात ध्यान रखना कि 5 और 3 के बीच 53 डिग्री का एंगल बनता है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा
37 डिग्री। आप सोल्व करके देख लेना, सेम आएगी। मैं चलो एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने इसको 3 लिया था, इस बार इसको 3 लेते हैं इस बार, और इसको हम 4 ले लेते हैं। ओके, इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 3 के बीच हमेशा 53 डिग्री का एंगल बनता है। इस बार 5 और 3 के बीच का एंगल कौन सा है, ये है ना, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है ही, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ओके, ये आपको हमेशा काम आएगी ना, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये हमेशा काम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। तो थीटा बराबर अब तुम्हारे कितनी आ गई, इसी को थीटा मान के चले थे ना, तो ये कितने आ गया 37 डिग्री। थीटा बराबर कितनी आ जाएगी 37 डिग्री, इसी को हमने थीटा मान के चला था, इसको मैं थीटा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा बराबर कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। तो थीटा बराबर कितनी आ गई 37 डिग्री, और ये हमको फाइंड करनी थी। मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बनाएगा। नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, नंबर 2 इसमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो फाइंड कर देंगे। अब क्या है एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने में, लिखेंगे हम यहां से एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, एफ साइन थीटा क्या है, तो फ्रिक्शन है ना, यस फ्रिक्शन है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। एफ साइन थीटा फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है तो 3 न्यूटन। मैं लिखूंगा 3। एफ साइन थीटा का वैल्यू तुम यहां से फाइंड करोगे, ये रहा थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है तो 3 है, इंटू 3 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है तो 5 है, इज इक्वल टू 3। यहां से एफ बराबर मैं लिख सकता हूं 15 अपॉन में 3, इसलिए एफ बराबर कितनी आ गई तुम्हारी तो 5 न्यूटन। एफ बराबर कितनी आ गई तो 5 न्यूटन। फोर्स है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। कोई भी फोर्स हो, कॉन्टैक्ट फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, एनी टाइप्स ऑफ फोर्स, इनका यूनिट क्या हो जाएगी तो न्यूटन हो जाएगी। तो ठीक है जी, ये भी बन गया, एंगल आ गया थीटा 37 डिग्री, और कॉन्टैक्ट फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड आ गया 5 न्यूटन। तो आज का अपना लेक्चर यही तक रहने देते हैं, ठीक है ना, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।